नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं, एक ऐसी खोई हुई दुनिया में जो हजारों साल पहले अपने समय से बहुत बहुत आगे थी। चलिए सिंधु घाटी की रहस्यमयी गलियों में चलते हैं। जरा सोचिए, आज से 5000 साल पहले का एक शहर जहां सिर्फ सड़कें और घर ही नहीं बल्कि नालियां भी ढकी हुई थीं। ये सिंधु घाटी सभ्यता की उस कमाल की इंजीनियरिंग का सिर्फ एक छोटा सा सबूत है जिसने उन्हें अपने समय से सदियां आगे खड़ा कर दिया था। लेकिन सवाल ये है कि ये सभ्यता आखिर हमारे सामने आई कैसे। चलिए देखते हैं कि कैसे एक भूली बसरी दुनिया को फिर से खोजा गया। सोचिए, सदियों तक ये प्राचीन शहर जमीन के नीचे दफन रहे। वहां के स्थानीय लोग इन खंडरों को मोहनजोदाड़ो कहते थे, जिसका मतलब था मुर्दों का टीला। उन्हें तो अंदाजा भी नहीं था कि वह एक महान सभ्यता के बचे खुचे हिस्सों पर रह रहे थे। और ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी, बिल्कुल नहीं। जैसा कि इन नक्शों में दिख रहा है, सिंधु सभ्यता उस जमाने की प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के बराबर की थी और उनसे कहीं ज्यादा बड़े इलाके में फैली हुई थी। इसका विस्तार आज के अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत तक था। ये सभ्यता जुड़ी थी कांस्य युग से, मतलब उन्होंने तांबे में टिन मिलाकर कांसा बनाना सीख लिया था, जो तांबे से कहीं ज्यादा मजबूत और टिकाऊ होता है। और इसी कांसे से वो बेहतर औजार और हथियार बनाते थे, जो उस समय के लिए समझिए एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल क्रांति थी। अब हम सिंधु सभ्यता की सबसे असरदार, सबसे प्रभावशाली उपलब्धि को समझते हैं, और वो थी उनकी शहरी योजना, यानी कि अर्बन प्लानिंग। मोहनजोदड़ो जैसे शहरों की बनावट को देखो तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। जैसा कि इस हवाई तस्वीर में दिख रहा है, सड़कें एकदम सीधी थीं, एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटकर एक ग्रिड बनाती थीं। ऐसी प्लानिंग जो उस जमाने में कहीं और देखने को मिलती ही नहीं। तो उनके शहरों का एक तय बनावट था, एक ऊंचा हिस्सा जिसे दुर्ग कहते हैं, जो शायद शासकों या फिर धार्मिक कामों के लिए था, और एक निचला रिहायशी इलाका आम लोगों के लिए। यहाँ घर छोटे बड़े दोनों तरह के थे, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि शायद समाज में आर्थिक बराबरी नहीं थी। लेकिन इन शहरों का असली चमत्कार उनकी ऊपरी बनावट में नहीं बल्कि जमीन के नीचे छिपा था। उनकी इंजीनियरिंग सिर्फ सड़कों तक ही नहीं रुकी। जरा इस तस्वीर को देखिए, ये कोई मामूली नाली नहीं है। ये उस सिस्टम का हिस्सा है जो प्राचीन दुनिया में कहीं और देखने को ही नहीं मिलता। हर एक घर इस नेटवर्क से जुड़ा था, जो उस जमाने के हिसाब से एक क्रांतिकारी सोच थी। उनका सिस्टम बड़ा ही व्यवस्थित था। घरों से गंदा पानी ढकी हुई नालियों के जरिए शहर की मुख्य नालियों में जाता था, और ठोस कचरे के लिए सोख्ता गड्ढे बने थे ताकि नालियां जाम ना हों। ये समझिए कि आज के मॉडर्न सीवेज सिस्टम का 5000 साल पुराना वर्जन था। और फिर आता है ये विशाल स्नानागार। ये एक बहुत बड़ा पब्लिक पूल था, जिसे बनाने में जबरदस्त इंजीनियरिंग लगी होगी। लेकिन इसका असली मकसद क्या था, ये आज भी एक रहस्य है। क्या ये किसी सामूहिक धार्मिक अनुष्ठान के लिए था या फिर पवित्र स्नान के लिए? शायद हम कभी ना जान पाएं। तो अब बड़े पैमाने की वास्तुकला से हटकर चलिए कला की उस छोटी और व्यक्तिगत दुनिया में चलते हैं। इतने महान शहर बनाने वाले लोग आखिर कैसे दिखते थे? वो क्या सोचते थे? उनकी कला हमें उनके बारे में कुछ सुराग जरूर देती है। देखिए, सिंधु सभ्यता की कला का असली जादू उसकी विशालता में नहीं, उसकी बारीकी में है। उन्होंने बड़े बड़े स्मारकों की जगह ऐसी चीजें बनाई जिन्हें हाथ में लेकर महसूस किया जा सकता था। हमें कुछ कमाल की मूर्तियां मिली हैं। पुजारी राजा की वो शांत और गंभीर मुद्रा, नर्तकी का आत्मविश्वास से भरा अंदाज और लाल पत्थर का ये धड़ जो अपनी रियलिस्टिक बनावट के लिए जाना जाता है, ये सब हमें उन लोगों की एक झलक देते हैं। लेकिन उनकी कहानी का सबसे बड़ा और अहम हिस्सा मिलता है उनकी मोहरों पर, जो आकार में बहुत छोटी थीं। ये मोहरें अक्सर सेलखड़ी यानी एक नरम पत्थर से बनती थी, जिस पर नक्काशी करना आसान होता था। ऐसा माना जाता है कि इनका इस्तेमाल व्यापार में सामान की पहचान या एक तरह के सिग्नेचर के तौर पर होता होगा। इन मोहरों पर हमें एक सींग वाले बैल, हाथी, बाघ जैसे जानवर और पशुपति कहे जाने वाले एक देवता की आकृतियां मिलती हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प चीज है वो लिपि जो इन पर उकेरी गई है, जिसे आज तक कोई नहीं पढ़ पाया है। तो आखिर में हम इस सभ्यता की उपलब्धियों को समेटते हुए इसके सबसे बड़े अनसुलझे रहस्य पर आते हैं। तो हमने देखा कि वो महान योजनाकार थे, प्रतिभाशाली इंजीनियर थे और कमाल के कलाकार थे।
उन्होंने ऐसे शहर बनाए जो हजारों साल बाद भी हमें हैरान करते हैं। लेकिन इन सारी उपलब्धियों के बावजूद एक बहुत बड़ी कड़ी है जो अभी भी गायब है। वो क्या है? वो कड़ी है उनकी आवाज, उनकी भाषा, उनकी लिपि आज भी एक रहस्य है। इसमें 400 से ज्यादा अलग अलग चिन्ह हैं, लेकिन आज तक हम एक शब्द भी नहीं पढ़ पाए हैं। न जाने इन खंडरों में, इन मोहरों में कितनी कहानियां, कितने राज दफन हैं जो बस पढ़े जाने का इंतजार कर रहे हैं। शायद एक दिन हम उन्हें सुन पाएंगे।